नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको अल्पकालीन संतुलन उत्पादन यानी संतुलित जीडीपी की अवधारणा को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनके डायग्राम, इनकी तालिका और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, ये जो टी.आर. जैन बुक है, जिसे हम वी.के. ओरी बुक भी कहते हैं, उसका 7वां चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पे ही बेस्ड है। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी की किताबें लगती है, भले वो एमपी हो, भले वो हरियाणा हो, भले वो पंजाब हो, जहाँ पे भी सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी की बुक लगती है, वहाँ पे ये आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा वीडियो, क्योंकि मैं आपको ये केवल रटवाऊंगा नहीं ये सारे बिंदु, बल्कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम जाया किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सारे बिंदुओं को समझने के लिए जिस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वही चीज समझाऊंगा। तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुने। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई 100% करूंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर उत्पादन के कारक क्या होते हैं। देखिए भाई, संतुलित उत्पादन किससे होता है? उत्पादन के कारकों से होता है। अब सबसे मेन बात तो यही आती है कि यार उत्पादन के कारक क्या होते हैं। उत्पादन के कारक वे सभी चीजें होती हैं, वे सभी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे एग्जाम्पल, जब इस स्केच पेन का उत्पादन हुआ होगा किसी फैक्ट्री में, जब इसका निर्माण हुआ होगा, तब किन किन चीजों की जरूरत होगी? सबसे पहले हमें श्रमिक चाहिए होंगे, दूसरा हमें बड़ी बड़ी मशीनें यानी पूंजी चाहिए थी, फिर हमें भूमि चाहिए होगी जहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, और एक बिजनेस माइंड भी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? कच्चा माल भी चाहिए था। तो उत्पादन के कारक वे सभी चीजें होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। इसे आप इंग्लिश में इनपुट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री के अंदर इनपुट जाएगा तभी तो बाहर दोस्तों आउटपुट आएगा। तो इनपुट फैक्ट्री के अंदर जाता है, यानी श्रम, मजदूर, पूंजी, भूमि, ये सब अंदर जाते हैं और बाहर निकल के आती है रेडीमेड यानी अंतिम वस्तुएं। तो उत्पादन के कारक सिंपल, उत्पादन के कारक वे उन सभी चीजों को कहते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब दोस्तों, ये जो उत्पादन के कारक है ना, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, उत्पादन समझने के लिए आपको सर्वप्रथम उत्पादन के कारक समझना पड़ेगा, जिसे आप कारक सेवाएं भी कह सकते हैं एक तरीके से, बट उत्पादन के कारक कहना ज्यादा सही रहेगा। तो उत्पादन के कारक आपको समझ में आ गया। अब उत्पादन के कारकों का दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है हमारे प्राथमिक उत्पादन के कारक और दूसरे होते हैं द्वितीयक उत्पादन के कारक। भाई, प्राथमिक में हमारे आ जाते हैं 4। अगर हम प्राथमिक उत्पादन के कारकों की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं 4। तो पहला होता है हमारा श्रम, दूसरा होता है पूंजी, तीसरा होता है भूमि और चौथा होता है उद्गम, जिन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं? कारक सेवाएं भी कहते हैं। तो आई होप आपको प्राथमिक उत्पादन के कारक समझ में आ गए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन्हें प्राथमिक कारक क्यों कहते हैं? क्योंकि आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करिए, सबसे पहले आपके पास श्रमिक होने चाहिए, दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए यानी पूंजी होनी चाहिए, फैक्ट्री लगाने के लिए या कारखाना लगाने के लिए आपके लिए जमीन होनी चाहिए, और उन सब का अरेंजमेंट करने के लिए एक बिजनेस माइंड होना चाहिए यानी इंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो ये
कोई भी वस्तु का उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो ये 4 चीजें सबसे पहले चाहिए, तभी इन्हें उत्पादन के प्राथमिक कारक चाहिए होते हैं। अब जब ये 4 चीजों का प्रयोग हम कर लेते हैं, यानी हमारे पास इस्तेमाल हो जाता है, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? कच्चा माल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? कच्चा माल। तो भाई द्वितीय कारक में आ जाता है हमारा जितना भी रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल, जिसे हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं। तो देखिए, जो प्राथमिक कारकों पर पैसा खर्च किया जाता है दोस्तों, उन्हें स्थिर निवेश कहते हैं। और जो प्राथमिक कारकों और द्वितीय कारकों पर जो पैसा खर्च किया जाता है उत्पादन के, उसे माल सूची निवेश कहते हैं। और माल सूची निवेश में कच्चा माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं और तैयार वस्तुएं तीनों को इंक्लूड किया जाता है। ये चीजें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। दोस्तों, इन्हीं उत्पादन के कारकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और उत्पादन में क्या होती है? 2 बातें आप समझिए उत्पादन के लिए। पहली बात दोस्तों कि इसमें किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही हमने कपास से कपड़ा बनाया, या कपास से यानी पेड़ पौधों से हमने कॉपी बनाई, तो देखिए सिंपल सी बात है, कपास इतना यूजफुल नहीं है जितना कि कपड़ा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। अब जब उपयोगिता बढ़ जाती है तो दोस्तों उसका मूल्य बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है? मूल्य वृद्धि होती है। सिंपल सी बात, तभी कहते हैं कि उत्पादन एक मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया है। अब मूल्य की वृद्धि कब होगी आप मुझे बताइए? जब किसी चीज की उपयोगिता बढ़ जाएगी। देखिए ना, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप चाय बनाना चाहते हैं और चाय को मीठा करने के लिए अगर आप गन्ने का प्रयोग करते हो, तो इतना वो कन्वीनियंट नहीं होगा, इतना वो सुविधाजनक नहीं होगा। बट चीनी आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। तो नेचुरल सी बात है, बहुत ही नेचुरल सी बात है कि गन्ना ज्यादा उपयोगी है, बट चीनी उससे ज्यादा उपयोगी है। और गन्ने से चीनी जो हमने बनाई है वो कारखाने में बनाई है। किसका प्रयोग करके? उत्पादन के कारकों का प्रयोग करके। पहले तो ये 4 चीजें चाहिए, और फिर कच्चे माल के रूप में हमें गन्ना चाहिए। उससे हम क्या बना देंगे? चीनी बना देंगे। चीनी की उपयोगिता ज्यादा होती है, इसलिए वो गन्ने की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। तभी उत्पादन को एक मूल्य वृद्धि प्रक्रिया कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई है। अब भैया अगर हम बात करें संतुलित जीडीपी, यानी संतुलित उत्पादन कहूं या संतुलित आय कहूं, संतुलित उत्पादन कहूं या संतुलित आय कहूं, या फिर मैं कहूं संतुलित जीडीपी, ये हमें कहां प्राप्त होता है? तो देखिए, इसके लिए 2 चीजें हैं। अगर हम बात करें तो एक होता है अल्पकाल, एक क्या होता है? अल्पकाल, और एक होता है दीर्घकाल। भाई दीर्घकाल हमने पढ़ना है 2nd ईयर में, बट हमें 12th क्लास में या 11th क्लास में हमें पढ़ना होता है अल्पकाल में। तो भैया जब हम अल्पकाल में उत्पादन का अध्ययन करते हैं, संतुलित उत्पादन का अध्ययन करते हैं, तो भैया हम श्रम को ही एक परिवर्ती कारक मान के चलते हैं। यानी हम श्रम का मतलब क्या हो गया? रोजगार। श्रम का मतलब क्या हो गया? रोजगार। क्योंकि जितना श्रमिक आप रखोगे, लोगों को क्या दोगे? रोजगार। तो अल्पकाल की स्थिति में जो संतुलित उत्पादन का निर्धारण किया जाता है या उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, तो हम केवल रोजगार पर फोकस करते हैं, और जो तकनीक होती है यानी जो पूंजी होती है उसे हम स्थिर मान लेते हैं। यानी श्रम को छोड़ दिया जाए तो उद्गम, भूमि और पूंजी, उन तीनों को हम स्थिर मान लेते हैं। तो अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई स्थिर क्यों मानते हैं? क्योंकि दोस्तों आप ये मान लीजिए, अगर आपके पास आपकी बिहार में या उत्तर प्रदेश में एक जूते बनाने की फैक्ट्री है, सोचिए आप इस बात को, जूते बनाने की फैक्ट्री है, और 1 महीने में आपको 1 लाख जूतों का ऑर्डर आ गया आपकी क्षमता से ज्यादा, तो क्या आप नई मशीन लगाएंगे? नहीं ना। क्या नया कारखाना खोलेंगे? नहीं ना। सिर्फ आप अपने श्रमिकों की संख्या बढ़ा के डे नाइट करके उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अल्पकाल की स्थिति में जब हम संतुलित जीडीपी
या संतुलित आय या संतुलित उत्पादन का निर्धारण करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल हमारा जो फोकस होता है वो रोजगार पे होता है दोस्तों। तो ये आपको बेसिक मैंने आपको समझाया। अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, बिल्कुल समझ आएगा अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझना है कि आखिर अल्पकाल की अवधारणा क्या है। देखिए दोस्तों, एक केन्ज नाम का अर्थशास्त्री था जो 1929 से 1930 के बीच में जो पूरे विश्व में महामंदी आई, जब जितनी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई, यानी वो बिखर गई, तब एक केन्ज नाम का अर्थशास्त्री ने पूरी दुनिया को ये बात समझाई कि देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए सरकारों का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना अनिवार्य है। तो तभी से दोस्तों केन्ज बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गए और इन्होंने ही अल्पकाल में जो हम अब पूरा जितना भी पढ़ेंगे हम इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे केन्ज। अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो कि केन्ज क्या थे और इनकी विचारधारा किस प्रकार परंपरावादी विचारधारा के लोगों से अलग थी, तो इस पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है। आप कहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मैं आपको लिंक दे दूंगा, और अगर आपको ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वहीं पे पेस्ट कर दूंगा। बट इसको देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में तथा केन्ज के अनुसार, किसके अनुसार? केन्ज के अनुसार। क्योंकि दोस्तों जो परंपरावादी विचारधारा के लोग थे ना, उनका तो ये मानना था कि सरकार को केवल और केवल देश को बाहरी आक्रमण से बचाना चाहिए और देश में आर्थिक सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, सिर्फ इतना काम होता है। बट केन्ज ने उसका खंडन किया। केन्ज ने कहा कि भाई बाहरी आक्रमण से तो बचाना है, देश में शांति भी रखनी है, बट अगर देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखना है तो देश की सरकार को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो जाएगी, जैसा कि 1929 और 30 में हुआ था दोस्तों। बहुत बड़ी महामंदी आई थी, जैसा कि अभी कोरोना की वजह से आ रखी है। के अनुसार अल्पकाल को एक ऐसी समय अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादन के स्तर का निर्धारण केवल रोजगार के द्वारा किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर ज्यादा है तो इसका मतलब उत्पादन ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है तो लोगों की आय ज्यादा है। अगर रोजगार का स्तर निम्न है यानी कम है तो नेचुरल सी बात है उत्पादन कम है, उत्पादन कम है तो आय कम है, आय कम है तो व्यय कम है। सिंपल सी बात दोस्तों, ये सारी चीजें आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सिंपल। अब जरा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, मतलब अल्पकाल में जब भी हम संतुलित जीडीपी की अवधारणा को समझेंगे तो हमें केवल और केवल रोजगार पे फोकस करना है। पूंजी हमारी स्थिर है, टेक्नोलॉजी हमारी स्थिर है, पूंजी बोलूं या तकनीक बोलूं बात एक ही है दोस्तों। भूमि हमारी स्थिर है, उद्गम हमारा स्थिर है, केवल हमारा एक ही प्राथमिक कारक जो कि श्रम है उसका ही निर्धारण करके हम उत्पादन के स्तर का निर्धारण जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी हैं कि रोजगार के उच्च स्तर के कारण उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है तथा इसके विपरीत अगर रोजगार ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा है, रोजगार कम है तो उत्पादन कम है दोस्तों। सिंपल सी बात। अगर मैं और ज्यादा बताऊं, देखिए रोजगार का स्तर ज्यादा है तो उत्पादन ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है तो आय ज्यादा है, आय ज्यादा है तो व्यय ज्यादा है, व्यय ज्यादा है तो निवेश ज्यादा है, निवेश ज्यादा है तो फिर दोबारा आय ज्यादा है। सिंपल। बट दोस्तों इसके विपरीत भी होता है, आप समझिए। अगर आप अल्पकाल में संतुलित जीडीपी को समझना चाहते हैं तो आपका फोकस केवल और केवल रोजगार पे होना चाहिए। आई थिंक आपको इतनी चीज समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तकनीक को स्थिर माना जाता है। तकनीक को स्थिर क्यों माना जाता है? बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि केन्ज ने आखिर तकनीक को स्थिर क्यों माना,
क्या वजह थी उसके पीछे? भाई ये जो केंज था ना, इसने अफीम नहीं खा रखी थी। जैसे बाकी परंपरावादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने अफीम खा रखी थी, मतलब पागल थे वो। क्योंकि भैया ये एक बहुत ही अच्छा यानी साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ता है। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है और इसने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इस बात को प्रूव किया। आप बताइए मुझे कि क्या अल्पकाल में आप नई फैक्ट्री लगा सकते हैं? 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं लगा सकते। तो इसलिए उसने क्या किया, तकनीक को स्थिर माना। क्यों माना? क्योंकि हम तकनीक में परिवर्तन, अगर हम कोई नई मशीनों का क्रय करते हैं उससे उसके इंस्टॉलेशन में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अल्पकाल की स्थिति में हम केवल और केवल रोजगार के स्तर में वृद्धि करके ही उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं बढ़ा सकते। जैसा कि आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ा था कि परिवर्तित अनुपात के नियम में, परिवर्तित अनुपात का नियम हमें क्या बताता है? जब एक स्थिर कारक के साथ परिवर्तित कारकों की संख्या में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन पहले बढ़ता है। तो परिवर्तित उत्पादन जो है वही चीज है यहाँ पे भी। वहां पे भी हम पूंजी को नहीं बढ़ा सकते थे, स्थिर थी, यहाँ पे भी पूंजी स्थिर है। यहाँ पे तकनीक का मतलब दोस्तों मशीनें हैं। मशीन किससे आती है? पैसे से, यानी पूंजी से। यानी पूंजी या तकनीक यहाँ पे केंज ने अल्पकाल में क्या मानी थी? स्थिर मानी थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, उत्पादन हो या जो रोजगार हो, उनके बीच में आपस में अनुपातिक संबंध था। अनुपातिक यानी डायरेक्ट रिलेशन था। यानी मतलब क्या? रोजगार बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, रोजगार घटा, उत्पादन घटा। यानी हम अल्पकाल में अगर रोजगार के स्तर का पता लगाना चाहते हैं तो भैया हमें देखना पड़ेगा कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार का क्या स्तर है। जैसे कि आप वर्तमान स्थिति की बात करें तो आज 8 अक्टूबर 2020 है। तो देखिए दोस्तों, भारत में नौकरियां है ही नहीं, बेरोजगारी फैल रखी है। तो रोजगार का स्तर कैसा है? निम्न है। रोजगार कम है तो दोस्तों उत्पादन कम है। उत्पादन कम है तो आय कम हो गई लोगों की। आय कम हो गई, लोग तो व्यय कम करेंगे और व्यय में दोस्तों निवेश भी होता है। जब देश की अर्थव्यवस्था में निवेश कम होगा तो दोस्तों नेचुरल सी बात है कि देश आर्थिक मंदी की गति में चलता जाएगा, जो श्रेय जाता है हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि उन्होंने 18 घंटे काम किया है ये दिन हमें दिखाने के लिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर दोस्तों ये सत्य हमेशा कड़वा होता है और कड़वी चीज़ें जरूरी नहीं है कि हमेशा बेकार होती हैं। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया कि भाई अल्पकाल की अवधारणा क्या होती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी संतुलित जीडीपी या संतुलित उत्पादन या संतुलित आय जो प्राप्त होती है वो अर्थव्यवस्था में कहां पे होती है? बहुत ही सिंपल। देखिए, संतुलन जीडीपी या संतुलित जीडीपी कहूं या इसे मैं संतुलित आय कहूं या फिर उत्पादन कहूं, बात एक ही है मेरे दोस्तों। बहुत ही सिंपल, संतुलित आय कहूं, संतुलित उत्पादन कहूं या संतुलन जीडीपी कहूं, बात एक है। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो 3 कंडीशन बनती है मेरे दोस्तों, 3 कंडीशन हो सकती है। यानी पहली कंडीशन क्या है? संतुलन जीडीपी की स्थिति में जब हमारी समग्र पूर्ति अगर समग्र मांग के बराबर होती है, यानी एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादक वर्ग जितनी भी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, अगर वो एक लेखा वर्ष के दौरान जो परिवार क्षेत्र है वस्तु तथा सेवाओं को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो दोनों अगर बराबर है तो देश में क्या है? संतुलन है, आर्थिक संतुलन है। क्योंकि जो वास्तविक स्टॉक है ना वो आवश्यक स्टॉक के बराबर होगा। यानी जितना उत्पादकों ने वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण करने वाले हो एक आने वाले वर्ष में, उतना ही परिवार क्षेत्र उसको उपभोग कर लेंगे। यानी हमारे जो संसाधन हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। जो उत्पादक है ना तो फायदे में होंगे ना ही घाटे में होंगे, मतलब उनका जो माल होगा वो बिना बिका नहीं रह जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मांग
ज्यादा थी और पूर्ति कम थी, यानी मांग और पूर्ति दोनों क्या थे, बराबर। तो इस स्थिति में एक देश की अर्थव्यवस्था में संतुलन जीडीपी या संतुलित आय या संतुलन उत्पादन प्राप्त होता है जब हमारी समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में या आने वाले लेखा वर्ष में जितनी उपभोग की प्लानिंग है उतने ही उत्पादन की, यानी उत्पादन और उपभोग दोनों क्या है, बराबर है दोस्तों। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, यानी जितना आप वास्तविक स्टॉक है उतना ही आवश्यक स्टॉक है। क्लियर है ये वाली बात। अब देखिए दूसरी कंडीशन, यहां से असंतुलन आ जाएगा। संतुलन तो केवल एक ही बिंदु पे प्राप्त होगा, असंतुलन दो बिंदुओं पे प्राप्त हो सकता है। तीन कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं तब तो संतुलन है। बट अगर मान लीजिए संतुलित जीडीपी और मान लीजिए अगर हमारी समग्र पूर्ति समग्र मांग से ज्यादा है तो भैया जो हमारा वास्तविक स्टॉक है वो ज्यादा है और आवश्यक स्टॉक कम है, यानी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होंगी दोस्तों जो बिना बिकी रह जाएगी और उत्पादक वर्ग को हानि उठानी पड़ेगी। क्या उठानी पड़ेगी, हानि उठानी पड़ेगी। क्यों उठानी पड़ेगी, क्योंकि उनका बहुत सारा माल क्या रहेगा, बिना बिके रह जाएगा, जिसके वजह से दोस्तों आने वाले वर्ष में, उसके बाद वाले वर्ष में वो उत्पादन के स्तर को कम करेंगे। उत्पादन का स्तर कम होगा तो रोजगार का स्तर कम होगा, रोजगार कम होगा तो आय कम होगी, आय कम होगी तो नेचुरल सी बात है वह कम होगा, और वह कम होगा तो दोस्तों अगेन निवेश में कमी आएगी, और जो कि आय में कई गुना कमी कर देगा दोस्तों। क्योंकि निवेश आय में कई गुना वृद्धि भी करता है तो आय में कई गुना कमी भी कर देता है। ये बात आप समझिए। तो इस स्थिति में आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि वस्तुओं के अत्यधिक स्टॉक या बिना बिके स्टॉक के कारण उत्पादक क्या उठाएंगे, हानि उठाएंगे। क्योंकि वस्तु तथा सेवाओं का जो निर्माण है एक लेखा वर्ष के दौरान वो तो ज्यादा है परंतु मांग उसकी क्या है, कम है दोस्तों। तीसरी कंडीशन हमारी हो सकती है कि जब हमारी समग्र पूर्ति समग्र मांग से कम रह जाए, यानी जो आवश्यक स्टॉक जो वास्तविक स्टॉक है जो उत्पादक के द्वारा तैयार किया गया उत्पादक वर्ग के, वो उपभोक्ता वर्ग से उसकी मांग ज्यादा है, यानी फिर द्वारा यहाँ पे उत्पादक क्या उठाएंगे, हानि उठाएंगे, क्योंकि वो उपभोक्ताओं की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बिना पूरी की गई मांग दो बार लिख दिया मैंने, मांग के कारण उत्पादक हानि उठाएंगे। तो देखिए इसी स्थिति में ना तो उत्पादक हानि नहीं उठाते, ऐसा भी नहीं है कि उनका माल कुछ बिना रह गया, या ऐसा भी नहीं है कि कम पड़ गया। तो ये सबसे एक आइडियल कंडीशन है। कोई भी देश की जो अर्थशास्त्री होते हैं और एक देश की सरकार होती है वो हमेशा इस स्थिति को प्राप्त करना चाहती है, ना कि इन दोनों स्थितियों को। क्लियर है। अब दोस्तों देखिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी हमें समझना है। हमें क्या समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हमें आय का संतुलन स्तर हो या उत्पादन का संतुलन स्तर हो या जीडीपी का संतुलन स्तर हो, हमें कहां प्राप्त होता है, जहां पे एस इक्वल क्या होता है, एडी होता है। अब दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हो कि हमें अगर आय का संतुलन स्तर या उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त करना है तो दूसरा उसका दृष्टिकोण है जहां पे नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर होती है। अब यही बात आपको समझना है कि ये कैसे आया। इसके लिए आप देखिए समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादन जो होता है मेरे बच्चों, उत्पादन जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है, एक मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया है। जब हम एक कपास को कपड़े में बदल देते हैं, एक पौधे को हम कागज में बदल देते हैं, जब हम गन्ने को चीनी में बदल देते हैं तब उसकी उपयोगिता बढ़ती है। उसकी उपयोगिता बढ़ने से उसके मूल्य में वृद्धि होती है। जब मूल्य में वृद्धि होती है तो वही आय का सृजन करती है, और यही आय वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यय होता है दोस्तों। तो ये उत्पादन विधि हो गई, ये आय विधि हो गई और ये व्यय विधि हो गई। मैं आय के राष्ट्रीय आय की गणना के समय ये मैं तीनों बता दिया। ये क्षेत्रीय संबंध है, तीनों में संबंध है, यानी उत्पादन जितना होगा उतनी ही आय होगी, जितना आय होगा उतना ही व्यय होगा, ये मैंने कहा। तो भैया मूल्य वृद्धि यानी समग्र पूर्ति एएस, आय सृजन यानी वाई,
यानी इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। और इनकम के दो घटक होते हैं दोस्तों, एक होता है सी और एक होता है एस। यानी हम जो पैसा कमाते हैं या तो हम उसे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च कर देते हैं तो हमारा कंजम्पशन कहलाता है, और अगर हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी आय का जो हिस्सा बचा लेते हैं उसे हम बचत कहते हैं। तो आय के दो पार्ट हो गए, सी प्लस एस, ठीक है। और हम जानते हैं कि ए एस ऑलवेज इक्वल टू वाई। तो यहां पे आप देखिए, चूंकि ए एस यानी समग्र पूर्ति आय के क्या होती है, बराबर होती है। तो भैया हमने क्या लिखा, ए एस यानी समग्र पूर्ति आय के बराबर है। और आय किसके बराबर है, आय जो है हमारी व्यय के बराबर है, क्योंकि मैंने कहा कि आय जितनी होगी उतना ही व्यय होगा। और व्यय, समग्र व्यय को हम क्या बोलते हैं, समग्र कहते हैं, एडी कहते हैं। और एडी के दो घटक होते हैं, सी प्लस आई होता है दोस्तों। क्या होता है, सी प्लस आई होता है। तो देखिए इस वजह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी प्लस एस जो कि वाई के दो घटक हैं, एडी इन दोनों के बराबर कैसे हो गए, ये त्रिक्षेत्रीय संबंध। अब देखिए यहाँ से सी कैंसिल हो गया। तो दूसरा हमें आय का संतुलन स्तर या रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ प्राप्त होगा, जहाँ पे नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर होगी। यानी एक लेखा वर्ष के दौरान जितने भी देश के निवासी हैं, जितनी बचत करने की योजना बना रहे हैं, वो अगर सारी की सारी बचत निवेश में परिवर्तित हो जाए, तब भी क्या होगा, जो वापसी है आय के चक्रीय प्रवाह में, वो वापसी किसमें, भरण में बन जाएगी। यानी जो लीकेज हुई वो इंजेक्शन में इक्वल हो गई, यानी कोई भी फ्लो में कोई रुकावट नहीं आई। तो देखिए दो ही स्थितियों में हमें अल्पकाल की स्थिति में आय का संतुलन स्तर या उत्पादन का संतुलन स्तर वहीं पे प्राप्त होता है जहां पे समग्र मांग समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, और दूसरा जहां पे नियोजित बचत और नियोजित निवेश एक दूसरे के बराबर होता है। तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई है। तो दोस्तों मैं ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बट दोस्तों मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको केवल और केवल रट्टा नहीं लगवाना चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं। और समझाने के लिए दोस्तों डिटेल में ही बतानी पड़ती है बातों को। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं आप। तो देखिए आप तीसरा पॉइंट समझेंगे कि संतुलन उत्पादन या जीडीपी का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो दो दृष्टिकोण है हमारा, एक है समग्र पूर्ति और समग्र मांग जब एक दूसरे के बराबर होती है। अब देखिए समग्र पूर्ति तो जो है ना, पूर्णतः लोचदार मानी है। किसने, केन्स ने मानी है, केन्स ने मानी है। केन्स ने समग्र पूर्ति को कहा है कि भैया मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन क्षमता होती है ना, उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। अगर समग्र मांग बढ़ती है तो समग्र पूर्ति ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जो सामान्य कीमत होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी केन्स के अनुसार जो समग्र पूर्ति है वो मूल बिंदु से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती है, जो कि दर्शाती है कि समग्र पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। अगर समग्र मांग बढ़ेगी तो ये बढ़ जाएगी, समग्र मांग घटेगी तो ये घट जाएगी, जिससे सामान्य कीमत पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि समग्र मांग जो है इसके दो घटक होते हैं दोस्तों, एक होता है कंजम्पशन जिसे हम सी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा निवेश। तो उसी चीज को अब मैं तालिका के माध्यम से आपको समझाता हूं, क्योंकि इस पर 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कैसे आता है ये बता देता हूं। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एक देश की अर्थव्यवस्था में संतुलित उत्पादन या संतुलन आय अल्पकाल की स्थिति में समग्र मांग समग्र पूर्ति के दृष्टिकोण से समझाइए तालिका व रेखा चित्र का प्रयोग करके। तो भैया ये तालिका और रेखा चित्र भी मैंने आपके लिए बना रखा है, क्योंकि तालिका और रेखा चित्र अगर आपके आंसर में नहीं है तो आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और देखिए ये कितना इजी है, आप देखना 5 मिनट में आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारी क्या है, इनकम है, जिसे हम y ऑलवेज इक्वल टू ए एस, यानी y बोलूं या ए एस बोलूं, क्योंकि भैया आपको मैंने बताया है कि जितनी मूल्य वृद्धि होगी उतनी ही लोगों की क्या होगी, आय होगी। यानी समग्र पूर्ति और आय एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी आय 20-20 बढ़ रही है, 0-20 ऐसे कर रही है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, कंजम्पशन। देखिए आय के शून्य होने पर भी उपभोग क्या है, 20 बना हुआ है। क्योंकि 20 क्यों है, जबकि कोई व्यक्ति कुछ नहीं कमा रहा है,
तब भी वो 20 रुपए खर्च कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जीना है दोस्तों। उसके बाद जो पिछले बचते हैं उसको वो निकाल रहा है या उधार मांग रहा है, बट खाना तो खाना ही पड़ेगा ना दोस्तों। ये कोई कह देंगे कि भाई आय जीरो है तो हम अर्थशास्त्र की भावनाओं को समझते हैं, हम कुछ नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिंदगी तभी चलेगी जब आप कुछ ना कुछ अपनी मिनिमम यानी जो न्यूनतम आवश्यकता है उसे पूरा कर सकें। तो देखिए हमारा आय भी 10-10 से बढ़ रही है भाई। इनकम में तो 20-20 का गैप है, उपभोग में हमारे 10-10 का गैप है। इसके बाद डेल्टा सी दिखा रखा है। डेल्टा सी आप देख रहे हैं 20-20 अंतर है, यानी उपभोग डेल्टा सी में 10-10 का गैप और डेल्टा वाई में हमारा इसका है। हमने डेल्टा वाई और डेल्टा सी यानी डेल्टा का मतलब होता है आय में परिवर्तन, डेल्टा का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन, यानी परिवर्तन को दिखाने के लिए हम डेल्टा वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। अब आय में यानी देखिए दोस्तों निवेश क्या होता है। देखिए जो केंज था, क्योंकि केंज की मेथोडोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं हम, और केंज ने जो निवेश बताया एडी के 2 ही घटक होते हैं बंद अर्थव्यवस्था में, और इसने ये जो आय लिया है ना, ये स्वप्रेरित निवेश नहीं लिया है, स्वायत्त निवेश लिया है। अब स्वप्रेरित निवेश क्या होता है? जो आय के स्तर से प्रभावित होता है। आय बढ़ने पर निवेश बढ़ जाता है, आय के घटने पर निवेश घट जाता है। उसे स्वप्रेरित निवेश कहते हैं, जो निजी लोगों के द्वारा किया जाता है, हम जैसे लोगों के द्वारा। पर जो देश की सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए करती है उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। और स्वायत्त निवेश आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। आय के बढ़ने का, आय के घटने का या आय के जीरो होने का इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए आप इनकम यानी समग्र पूर्ति या फिर आय के सभी स्तरों पे 10 है दोस्तों। अब आगे हमारा समग्र पूर्ति समग्र मांग। तो आप जानते हैं कि सी में आई जोड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सी एडी मीन्स सी प्लस आई। तो देखिए 0 पे ये 20 है और ये 10 है, तो एडी क्या हो गया? 30 हो गया। ऐसे करते करते ये आ गया। अब हमने एमपीसी क्यों निकाला, अभी मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगा। एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जो कि इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से बताया है। 10 परिवर्तन हो रहा था उपभोग में और 20 हो रहा था, तो इसका जो जीडीपी, इसका जो एमपीसी की जो वैल्यू आ गई वो 0.5 आ गई। यानी अगर 1 रुपए का परिवर्तन आता है आय में, अगर केवल 1 रुपए का परिवर्तन आता है तो उसमें से 50 पैसे उपभोग कर लिए जाते हैं और 50 पैसे बचा लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है। अब देखिए उपरोक्त तालिका से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि उपभोग का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव होता है। मतलब उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। आय शून्य हो सकती है बट उपभोग कभी भी शून्य नहीं हो सकता। जब उपभोग शून्य नहीं हो सकता तो समग्र मांग भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि समग्र मांग किसका जोड़ है भाई? निवेश और उपभोग का। तो इसलिए देखिए आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग कितनी है? 30 है दोस्तों। ये मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिख रखा है कि सदैव न्यूनतम स्तर बना रहता है, जिसे हम डेल्टा सी, देखिए ये जो सी है ना, डेल्टा नहीं बार, सी पे बार, ये जो सी है कंजम्पशन यानी उपभोग, और ये तो ये बार जो लगा रखा है ना, इसका मतलब है न्यूनतम उपभोग। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों को जीवित रखने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है उपभोग पे, आय शून्य होने पर भी तो उसे हम न्यूनतम उपभोग कहते हैं, जो कि सदैव कुछ ना कुछ बना रहता है। जैसा कि इस तालिका में सी पे बार इक्वल टू 20 द्वारा प्रकट किया गया है, जबकि आय हमारी 0 है। कुछ कमा नहीं रहे तब भी 20 रुपए खर्च कर रहे हैं हम, क्योंकि दोस्तों जीवन जीने के लिए ये जरूरी है। दूसरी बात इस तालिका में ये समझ में आती है, पहला तो देख लीजिए कि 0 होने पर भी उपभोग क्या है? 20 है, जिसके वजह से समग्र मांग 0 होने पर भी, आय 0 होने पर भी क्या है? 30 है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात है ये, आपको कोई इतना डिटेल में नहीं बताएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ये हमारा चैनल नहीं, आपका चैनल है। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए इतने ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा, और लाइव सेशन भी मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द।
ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो फिर प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो आय में जो परिवर्तन हो रहा है वो 20-20 का हो रहा है, जबकि उपभोग में केवल 10-10 का हो रहा है, जिसका एक कारण है दोस्तों कि लोग बाग आय के एक निश्चित स्तर के बाद बचत करना आरंभ कर देते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे सी बढ़ता है, हर बार वाई 20 बढ़ता है जबकि आय 10 बढ़ता है। जिसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यह है कि लोग बाग क्या करते हैं, बचत भी आरंभ कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखाई रखा है एमपीसी, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर पूरी देशीय अर्थव्यवस्था में 1 रुपए की वृद्धि हो रही है तो उसमें से 50 पैसे उपभोग में खर्च किए जा रहे हैं और 50 पैसे दोस्तों बचा लिए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों जो आय में 20-20 का परिवर्तन आ रहा है, ये जो 20-20 का परिवर्तन आ रहा है उपभोग में 20 का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बचत भी करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए उपभोग के स्तर को प्राप्त करने का एक फॉर्मूला होता है कि C इक्वल टू होता है उपभोग बराबर है न्यूनतम उपभोग का स्तर, ये B का मतलब है MPC यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो कि परिवर्तन आता है, और Y से उसको इंटू करते हैं, इसे बीजगणितीय सूत्र भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आय, इस तालिका में आय जो स्वायत्त निवेश है वो क्या है, 10 है, जो आय के सभी स्तरों पर स्थिर है, क्योंकि केन्ज ने जो आय का प्रयोग किया है वो सरकार द्वारा जो निवेश किया गया उसको प्रयोग किया गया है, ना कि स्वप्रेरित निवेश को। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम केन्ज की मैथोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आपको तालिका समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब देखिए इसी को अगर हम बीजगणित के रूप में संतुलन जीडीपी का समीकरण बनाने का प्रयोग करें तो हम जानते हैं कि y यानी हमारी जो आय होती है, क्योंकि देखिए दोस्तों जो हमारी समग्र पूर्ति और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर होगी तो देश में आय का संतुलन स्तर या उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त होगा। और हम जानते हैं कि जितनी हमारी समग्र पूर्ति होगी यानी मूल्य वृद्धि होगी उतनी आय होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये इसके भी बराबर है और इसके बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आय बराबर है समग्र पूर्ति के, क्योंकि संतुलन में तो ये दोनों बराबर होंगे। आप इस y को आप AS भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि मूल्य वृद्धि बराबर आय का सर्जन, एक ही बात है। अब देखिए AD के 2 भाग हैं, एक है C प्लस I, भाई ये उपभोग है और ये निवेश है। अब भाई इस C को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया, हम इस C की जगह पे C पे बार प्लस BY ऐसे लिख सकते हैं। हमने लिख दिया C प्लस Y। अगर आप इस तालिका में मूल्यों का प्रतिबंध करें तो हमें देखिए यहाँ पे हमारा जो आय का न्यूनतम स्तर है वो कितना है, 20 है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, 5 है, प्लस और निवेश में जो है वो क्या आगे आई। तो देखिए हम y इक्वल टू डेल C, ये y इतना कर दिया हमने। अब देखिए कुछ नहीं, हमने सिर्फ 20 0 रखा। भाई सिंपल सी बात है, न्यूनतम उपभोग का स्तर कितना है, 20 है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, 5 है। ये पूरी कैलकुलेशन इसको हम वहां ले गए, ये दोनों तो हो गए 30, ये दोनों जोड़ के 30 हो गए, ये वहां गया 0.5 हो गया, ये 0.5 नीचे गया काटा, तो भैया y का जो संतुलन स्तर क्या आ गया, 60 आ गया। यानी मतलब क्या, ये जो 60 है ना दोस्तों, यहाँ पे एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, संतुलन। यानी हमें संतुलन कहाँ पे प्राप्त होगा, जब आय का स्तर क्या है, 60 है। आय से पहले संतुलन प्राप्त नहीं हो रहा है, आय के बाद भी नहीं हो रहा है, बट अगर हमें संतुलन स्तर प्राप्त करना है तो हमें कहाँ प्राप्त होगा, 60 पे होगा। ऐसे कभी कभी आपसे तालिका देख के न्यूमेरिकल निकलवा लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। हमें तो पता है कि ये जो आई है ये तो भाई स्थिर है। अगर ये मेरा 20 है, ये मेरा 10 है, तो बीच में क्या आ गया, 0 है। ये 10 से बिल्कुल पहला है, जो कि ये चीज दिखा रहा है कि आय के किसी भी स्तर, भले आय बढ़े, भले आय घटे, भले आय 0 हो जाए, बट स्वायत्त निवेश पे कोई भी उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब दोस्तों देखिए इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे AS इक्वल क्या है, AD, और भैया AS इक्वल किसके होते हैं, Y के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं,
एक ही बात है, बहुत ही सिंपल सी बात। और ये कहां पे प्राप्त हो रहा है? सिंपल सी बात है, 60 से। 60 से पहले की स्थिति क्या है कि AS लेस देन AD है, जिसमें क्या है कि भैया जो उत्पादक है उन्हें पूरी नहीं कर पाने वाली जो हानि है उसको उठाना पड़ेगा। इसके बाद क्या है भैया, सिंपल सी बात कि समग्र पूर्ति ज्यादा और समग्र मांग कम है, यानी यहाँ पे वस्तुएं कम पड़ गई उत्पादकों को, वो सभी उपभोक्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर पाए, यहाँ पे उनकी वस्तुएं बिना बिकी रह गए। तो इस स्थिति में भी उनको हानि होगी, इसमें भी। बट इस स्थिति में उनको क्या होगा, जितना भी माल उन्होंने बनाया, जितनी वस्तु या सेवा का निर्माण किया, वो सारी की सारी वस्तुएं उनकी बिक गई, यानी हमारे संसाधनों को बर्बाद होने से बचा लिया हमने। और हर देश की सरकार इसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है मेरे दोस्तों। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बता दिया है, आप इसको पढ़ेंगे तो वही सारी बातें निकलेंगी, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको तालिका में बताई है। अब देखिए दोस्तों, हमें समझना है दूसरा दृष्टिकोण। अब हमें समझना है दूसरा दृष्टिकोण, जो कि है हमारा नियोजित बचत और नियोजित निवेश, या प्रयोजित बचत प्रयोजित निवेश। यानी ये वास्तविक नहीं होता है, योजना बना रहे होते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल, पहले हम इसकी तालिका को देखते हैं। देखिए वही आय है, आय 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 120। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस के 20 है, -10, 0, 10, 20, 30। अब आपने क्या देखना है कि किस स्थिति में हमारी जो बचत है वो 10 है, और देखो यहाँ पे आ गया हमारा संतुलन। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। देखिए इस स्थिति से पहले, अगर इस स्थिति से पहले देखेंगे तो हमारी जो बचत है वो निवेश से कम है। इस स्थिति के बाद देखेंगे तो जो हमारी बचत है वो निवेश से ज़्यादा है। यानी मेरे दोस्तों क्या कि जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है ना, उसमें से जो वापसी जिसे हम बचत कहते हैं वो तो इसमें क्या है, कम है, और निवेश क्या है, ज़्यादा है। यानी भरण ज़्यादा है, शरण कम है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ, लीकेज ज़्यादा है, इंजेक्शन कम है। यानी इंजेक्शन यहाँ पे ज़्यादा, यानी देश की अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा कर दिया है, बचत कम है। बट ना तो हमें ज़्यादा चाहिए होता है ना कम चाहिए होता है, हमें तो संतुलन चाहिए होता है। क्योंकि हमें आय का संतुलन स्तर और आय का संतुलन स्तर कहूँ या फिर मेरे दोस्तों मैं उत्पादन का संतुलन स्तर कहूँ, हमें वहीं पे प्राप्त होगा जहाँ पे हमारी समग्र पूर्ति समग्र मांग दोनों एक दूसरे के बराबर हो, या फिर नियोजित बचत नियोजित निवेश के बराबर हो। तो इस स्थिति से पहले, इस 60, जब आय का स्तर 60 से पहले हमारी नियोजित बचत कम है नियोजित निवेश से, और इस 60 के बाद हमारी नियोजित बचत ज़्यादा है नियोजित निवेश से। ना तो हमारी बचत ज़्यादा होनी चाहिए निवेश से, ना ही निवेश हमारा ज़्यादा होना चाहिए, हमें तो दोनों को बराबर चाहिए था। वो बराबर है हमारा 60 के स्तर पे। सिंपल सी बात दोस्तों, ये आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए अब इसी चीज को आप जरा यहां पे देखिए। देखिए इस स्थिति में जब आय का स्तर कितना है, 60, इससे पहले हमारी जो बचत है वो क्या है, कम है, यानी नियोजित निवेश ज्यादा है। इसके बाद नियोजित बचत ज्यादा है और नियोजित निवेश कम है। तो ना तो हमें इस ई के बाद संतुलन मिलेगा, ना ई से पहले मिलेगा, हमें संतुलन केवल ई पे मिलेगा। क्लियर है यही बात? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे बचत फलन का भी एक समीकरण लिख रखा है कि बचत यानी न्यूनतम बचत, जो कि ये जो एस है ना, डेल्टा एस, ये हमेशा सी के बराबर होगा। जितनी न्यूनतम उपभोग होगा उतनी ही न्यूनतम बचत होगी दोस्तों। ये हमने बता ही दिया आपको, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये संतुलन का स्तर। अब देखिए बात करते हैं हम मेन मुद्दे की बात। अब देखिए दोस्तों, निवेश एक देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि निवेश अगर आप 10 रुपए का करोगे तो आय में परिवर्तन आ जाएगा आप 100 रुपए का। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में किसी भी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए, तो आपके द्वारा किया गया ये तो एक खर्चा है, परंतु दोस्तों आपके द्वारा जो खर्चा किया गया वो दूसरे व्यक्ति की क्या है, आय है।
यानी एक व्यक्ति के द्वारा जो खर्च किया जाता है तो दूसरा व्यक्ति उससे क्या कमाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप मेरी दुकान पे आए, ठीक है, और कुछ खरीदा, आपके लिए तो ये एक्सपेंस है यानी खर्चा है, बट मेरे लिए तो आपने क्या कर दी, इनकम कर दी। तो भैया ये जो निवेश होता है ना, निवेश में अगर 10 रुपए की वृद्धि होती है तो आय में 10,000 की वृद्धि हो जाती है। यानी निवेश में थोड़ी सी भी वृद्धि आय पे बहुत ज्यादा वृद्धि करती है, निवेश में थोड़ी सी भी कमी आय में बहुत ज्यादा कमी कर देती है। इसीलिए निवेश और निवेश गुणांक दो धारी तलवार है। वृद्धि होने पर आय कई गुना बढ़ेगी, वृद्धि कमी होने पे आय कई गुना घटेगी। अभी अगर आप वर्तमान स्थिति की बात करें तो देश की जो आर्थिक हालत अभी इतनी खस्ता हालत क्यों है, उसका रीजन है देश में आर्थिक जो निवेश का स्तर है वो निरंतर घटता जा रहा है कोरोना की वजह से और नरेंद्र मोदी के 18 घंटे काम करने की वजह से। क्योंकि 18 घंटे काम कर रहे हैं तो यह आपको पता ही है देश कितने 7वें आसमान पे पहुंच गया है। नहीं दोस्तों, बातें करने में और करने में वास्तव में बहुत अंतर होता है। मनमोहन सिंह बातें कम करते थे बट काम ज़्यादा करते थे। ये भाई साहब हमारे बातें ही बातें करते हैं, भाइयों बहनों करते हैं, बस अपनी कुटिया में चले जाते हैं क्योंकि वो तो फकीर हैं एक नंबर के। मेरी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है दोस्तों क्योंकि मैं भी आर्थिक नुकसान से जूझ रहा हूं क्योंकि हमारे भी कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। अगर आप में से कोई हमें डोनेट करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं, पेटीएम नंबर मैंने नीचे दे रखा है, आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो है हमारी आय का है जो कि 45 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती है, जो ये साफ साफ कहता है कि जो हमारी आय यानी जिसे हम समग्र पूर्ति भी कह सकते हैं, ये मूल बिंदु से आरंभ होती है और एक सीधी उठती हुई रेखा है जो कि ये दर्शाती है कि समग्र पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। यानी आय समग्र मांग के बढ़ने पर ये बढ़ जाएगी, समग्र मांग के घटने पर ये घट जाएगी और सामान्य कीमत पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये मतलब है इस 45 डिग्री कोण का। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये जो हमारा कर्व है ये क्या है, सिंपल सी बात है, समग्र पूर्ति का कर्व है, ये समग्र मांग का कर्व है। इस पॉइंट पर AS इक्वल क्या है, AD है, यानी हमें आय का संतुलन स्तर यहाँ पे प्राप्त हो रहा था। परंतु क्या हुआ दोस्तों, पहले जो हमारा जो निवेश था, पहले निवेश आय और निवेश में परिवर्तन डेल्टा आई। हमारी देश की जो सरकार है उसने अपना सरकारी निवेश थोड़ा बढ़ा दिया, यानी आय में थोड़ी क्या कर दी, वृद्धि कर दी, यानी निवेश में वृद्धि कर दी। तो ये समग्र मांग का स्तर उठेगा। क्यों उठेगा यार, सिंपल सी बात है, समग्र मांग का घटक एक निवेश भी तो है और सरकार द्वारा निवेश में वृद्धि की जाएगी तो नेचुरल सी बात है आय में भी वृद्धि होगी, समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। तो वो OE से बढ़कर क्या हो जाएगा, OF हो जाएगा, जो कि अब संतुलन बिंदु कहाँ आ रहा है, AS इक्वल टू AD यहाँ पे भी है। तो आपने देखा कि पहले अगर आय का स्तर 60 था तो अब आय का स्तर 100 हो गया। तो आपने देखा कि निवेश में तो मान लीजिए पहले केवल ये 30 था, ये 40, यानी 40-10 का अंतर आया, बट निवेश में आय में आ गया 40 का अंतर। तो आपने देखा कि निवेश में थोड़ी सी भी वृद्धि होने से आय में कई गुना वृद्धि होती है। जिसे मैं अच्छी तरीके से समझाऊं तो देखिए बहुत ही सिंपल, निवेश में वृद्धि होगी तो आय में भी वृद्धि होगी, सिंपल। आय में वृद्धि होगी तो दोस्तों उपभोग में वृद्धि होगी, और सॉरी आय में वृद्धि होगी, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, निवेश में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो दोबारा निवेश में वृद्धि होगी, और ये चक्कर चलता रहेगा और देश जो आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि बढ़ाता रहेगा। इसलिए दोस्तों लोग बाग अर्थशास्त्री चीख चीख के कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में निवेश लाना बहुत जरूरी है। निवेश नहीं आएगा तो हम जैसे युवा लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, रीजन है
रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या? निवेश नहीं है देश की अर्थव्यवस्था में। दूसरे देशों की कंपनियों को या दूसरे देश के लोगों को या हमारे देश की सरकार को ही हम पे भरोसा नहीं है, निवेश ही नहीं कर रहे हैं और उल्टा भी निवेश कर रहे हैं, सरकारी उद्योगों को बेचते जा रहे हैं, जैसे उनके पिताजी ने ये बनाया था सब। देखिए निवेश गुणांक अब क्या है, देखिए अब आपको निवेश के बढ़ने का, और अगर मैं घटाऊं तो देखिए उल्टा ही इम्पैक्ट घटेगा, ये और घट जाएगा, ये जो 60 था ना और 40 पे आ जाएगा। तो बात समझिए, निवेश में वृद्धि होगी तो आय का स्तर बढ़ेगा, उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा। निवेश में कमी होगी, उत्पादन का स्तर घटेगा, आय का स्तर घटेगा। सिंपल सी बात। अब दोस्तों मुझे आपको समझाना है कि निवेश गुणांक क्या होता है। बहुत ही सिंपल है निवेश गुणांक को समझना। निवेश गुणांक बहुत ही सिंपल, देखिए दोस्तों मैं आपको पहले ही समझा दूं कि अगर आपने 10 रुपए निवेश बढ़ाए, ठीक है, 10 रुपए बढ़ाए और आय में हो गई 100 रुपए की वृद्धि। आय में कितनी हो गई? 100। निवेश में आपने जो निवेश में परिवर्तन किया वो केवल 10 रुपए का किया, जो आय में परिवर्तन आ गया वो 100 रुपए का आ गया। निवेश में तो केवल, मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा जो निवेश किया उपभोग किया जाता है वो निवेश में वृद्धि होती है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात अगर मैं कहूं तो ये इसका कितना है? 10 गुना। तो ये जो 10 गुना है ना, इसे ही हम क्या कहेंगे? निवेश गुणांक। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था में, एक देश की अर्थव्यवस्था में निवेश में परिवर्तन करने के फलस्वरूप आय में जितने गुना परिवर्तन होता है, जितने गुना परिवर्तन होता है, उसे ही हम निवेश गुणांक कहते हैं दोस्तों। देखिए मैंने अभी आपको बताया डेल्टा आई यानी निवेश, डेल्टा वाई, और जितना डेल्टा निवेश में गुना होगा, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, उसे ही हम निवेश गुणांक कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। आपकी बुक में ऐसा लिख रखा है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो निवेश गुणांक, जिसे उत्पादन गुणांक भी कहते हैं, निवेश गुणांक या उत्पादन गुणांक से अभिप्राय उस संख्या से है जिसके द्वारा उत्पादन या आय में वृद्धि या कमी निवेश में वृद्धि या कमी से अधिक होती है। यानी दोस्तों अगर आप 5 रुपये बढ़ाओगे तो आय में परिवर्तन आ गया 500 रुपये का या 50 रुपये का। 5 रुपये कम करोगे तो आय में 50, मतलब जितने गुना, ठीक है ना। अभी इसे और अच्छे तरीके से समझाता हूं। इसे उत्पादन या आय में वृद्धि तथा निवेश में वृद्धि के बीच के अनुपात के रूप में, यानी देखिए आय में होने वाला परिवर्तन और निवेश में होने वाले परिवर्तन, इन दोनों के अनुपात को हम निवेश गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये आय में परिवर्तन हुआ, जबकि निवेश में केवल 10 रुपये का परिवर्तन हुआ था। तो ये देखिए यानी 10 क्या आ गया? 10, यानी के की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। तो भैया सिंपल सी बात है, आय में निवेश में जितनी भी वृद्धि करने से या कमी करने से आय में जितने गुना वृद्धि या कमी होती है, उस गुना को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? निवेश गुणांक कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल सी बात कि एक व्यक्ति के द्वारा जो उपभोग किया जाता है, निवेश किया जाता है, वो दूसरे व्यक्ति की आय होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक तरीका भी लिखा है, यदि निवेश में 15 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप आय में 60 करोड़ रुपए की वृद्धि होती है, तो निवेश गुणांक क्या है? बहुत ही सिंपल यार, आय में कितनी हुई है? 15, और आय में 60 की हुई है, इसके 15, तो कितना आ गया? 15 चौके 60, यानी 15 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा। तो ये तो है हमारा के यानी निवेश गुणांक, ये हमारा निवेश में परिवर्तन, ये है हमारा आय में परिवर्तन। ये मैंने आपको यहाँ पे निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों निवेश उपभोग, अब देखिए यहाँ पे ये भी समझना है कि ये जो निवेश गुणांक है, जिसे हम उत्पादन गुणांक भी कहते हैं, ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से सीधा सीधा संबंधित है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी तो भैया जो के है वो भी बढ़ेगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटेगी तो निवेश गुणांक भी घटेगा। क्यों घटेगा? देखिए मैंने आपको बताया, आप जो खर्चा करते हो भाई, आपके द्वारा जो उपभोग किया जाता है,
यानी खर्च किया जाता है वो दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, आय होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूरे अर्थव्यवस्था में आय में 1 रुपए का परिवर्तन हुआ जिसमें से 50 पैसे हमने खर्च किए और 50 पैसे बचा लिए, तो भैया यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी भाई, बहुत ही सिंपल सी बात, 1 MPC होता है, ये फॉर्मूला है, k इक्वल टू 1 माइनस 105, k इक्वल टू 1/0.5, पॉइंट हटा 0 लगा तो भाई k की वैल्यू आ गई 2, तो निवेश गुणांक 2 ही निकला। ठीक है, अगर MPC की वैल्यू अगर 0.8 है तो भैया क्या निकालेंगे, k इक्वल टू 1/1 MPC। ठीक है, तो k लिखा हमने, 1 लिखा, 1 माइनस 0.8, ये आ गया 1, 0.2 आ जाएगा, 1 में से ये आ गया भाई, सिंपल सी आता है 1, 0 गया नीचे तो 5। तो देखिए जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान 0.5 से 0.8 बढ़ा तो निवेश जो गुणा है वो बढ़ा। क्यों बढ़ा, रीजन है यार, बहुत ही सिंपल सा, आप जो उपभोग करते हो, आपके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वो दूसरे की क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है, यही कारण है। और इस चीज को अगर आपको समझना है तो निवेश गुणांक क्रियाविधि को समझ लो। देखिए अगर पहला चरण है, अगर 100 रुपए आय निवेश में वृद्धि होती है तो भैया अगर हम MPC 0.5 मान ले, या MPC यानी 1 रुपए में से 50 पैसे खर्च किए जाएंगे यानी उपभोग पे, और 50 पैसे बचा लिए जाएंगे, तो इसका आधा भाई 100 निवेश में किए, आय में कितना आ गया, 100 का परिवर्तन आ गया, उपभोग में कितना आ गया, 50, ये भी आ गया। तो देखिए ये पूरी कैलकुलेशन अगले में ये 50 से ऐसे करते करते, तो आप देखिए लास्ट में जरा देखिए कि आय में ओवरऑल जो परिवर्तन आया है वो 200 रुपए का आया है, जबकि उपभोग में जो आया है वो 100 और इसमें 100। तो निवेश में केवल 100 रुपए के परिवर्तन से एक देश की अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ रुपए का परिवर्तन आया, जो कि इस निवेश के 2 गुना है। ये जो 2 है ना, इसे ही हम निवेश गुणांक कहते हैं दोस्तों। तो ये आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।